स्वागत है दोस्तों, मैं हूं गौरव जैन और आप देख रहे हैं यूनिक गुरु 687। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के कंपोनेंट टाइप और एलिमेंट्स। कंपोनेंट भी कह सकते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट का, टाइप्स भी कह सकते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के, या एलिमेंट्स भी खास करके हम इसे कहते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के एलिमेंट्स। ठीक है, तो इससे पहले हमने बिजनेस इन्वायरमेंट के एक वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, जो कि आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो देखिए, बिजनेस इन्वायरमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक तो इंटरनल इन्वायरमेंट और एक तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट क्या है? जो कंपनी के अंदर होता है, जिसको कंपनी क्या कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है। जैसे कि कंपनी की स्ट्रैटेजी, कंपनी का इमेज, कंपनी की स्टाफ्स, एक्सपीरियंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और एक्सेस टू नेचुरल रिसोर्सेज, वो आप नेचुरल रिसोर्स को किस तरीके से कंट्रोल करती है। और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फिर से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट 2 है, एक तो माइक्रो इन्वायरमेंट और एक तो है मैक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो और मैक्रो। तो माइक्रो इन्वायरमेंट में हमारे आ जाते हैं सप्लायर्स, कस्टमर, मार्केट इंटरमीडिएट्स और कंपटीटर्स। तो इन्हें भी हम किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, मगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का जो मैक्रो इन्वायरमेंट है, इसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। जैसे कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट, डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट और इंटरनेशनल इन्वायरमेंट। तो एक एक करके हम लोग सबके ऊपर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंटरनल इन्वायरमेंट होता क्या है। तो इंटरनल इन्वायरमेंट वो होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का पार्ट है। तो इसमें ये वो फैक्टर है जिसे कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है। ये कंपनी का स्ट्रेंथ और वीकनेस को बताता है। स्ट्रेंथ मतलब उसकी खासियत और वीकनेस मतलब कमजोरी। इट कंसिस्ट में, इसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं। जैसे कि हमारा क्या है, कंपनी का स्ट्रैटेजी। कंपनी का स्ट्रैटेजी क्या है, जैसे तो स्ट्रैटेजी किसे कहते हैं? तो कंपनी का जो भी प्लान होता है, ऑर्गेनाइजेशन का जो भी प्लान होता है, उसके जो भी वैल्यूज़ होते हैं, मिशंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या गोल्स होते हैं, ये कंपनी की स्ट्रैटेजी के अंदर में आती है। फिर आता है हमारा सेकंड स्टेप, सेकंड पॉइंट है हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट का, कंपनी का इमेज। कंपनी का इमेज मतलब कंपनी का रेपुटेशन। तो ये जो है कंपनी तैयार करती है अपना इमेज बहुत कड़ी मेहनत के द्वारा और ईमानदारी से कस्टमर को सर्विस देने के कारण। कस्टमरों के नज़र में उनकी छवि अच्छी बनती है, उनकी इमेज अच्छी बनती है, जिससे वो ज़्यादा सेल कर पाते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट कर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा तीसरा है एलिमेंट की स्टाफ। देखिए, ह्यूमन रिसोर्स जो होता है हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ह्यूमन बींग्स जो भी लेबर लोग कंपनी के अंदर काम करते हैं, वो सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं, संपत्ति होती है। तो देखिए, और कंपनी क्या हो सकता है, अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकती है उसके रिक्रूटमेंट मतलब उनको लेबर लोगों का दरकार है, एम्प्लॉय लोगों का दरकार है, इसका एप्लीकेशन, इसको रिक्रूटमेंट बोलते हैं, सिलेक्शन। उसमें फिर वो जब कंपनी को आने को तैयार होते हैं तो उनको सेलेक्ट किया जाता है, इंटरव्यू वगैरह लिया जाता है, फिर आने के बाद उनको ट्रेनिंग दी जाती है जिससे वो कंपनी के हिसाब से अच्छे से काम कर सकें। फिर आता हमारा एक्सपीरियंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस कैसे है? देखिए, जो ऑर्गेनाइजेशन जितनी पुरानी होगी या जितनी क्रिटिकल सिचुएशन को मतलब फेस की होगी, वो उस ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस उतना ही ज़्यादा होगा। तो देखिए, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो एक्सपीरियंस होता है वो पिछला मतलब पीछे जो हो चुकी है, जो क्राइसिस सिचुएशन बनी है, उसको किस तरीके से मतलब वो फेस की है, उसके ऊपर में वो बनता है। मतलब देखिए, अगर वो पीछे कोई क्राइसिस को फेस कर चुकी है तो अगला कोई क्राइसिस आता है तो उसमें जल्दी से जल्दी डिसीजन ले पाती है और सही से डिसीजन ले पाती है। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो एक्सपीरियंस है वो भी एक तो फैक्टर है कि ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस के ऊपर में। फिर एक्सेस टू नेचुरल रिसोर्सेस का किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है। तो देखिए, अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास में बहुत सारे रिसोर्सेस हैं और उस पर उनका अच्छा कंट्रोल है, तो ये कंपनी का स्ट्रेंथ माना जाएगा, खासियत माना जाएगा। और अगर कंपटीटर की तुलना पे ज़्यादा अच्छा कंट्रोल है रिसोर्सेज पे, तो ये कंपनी का एक खासियत है और ये एक तो फैक्टर है जो बिजनेस को प्रभावित करता है। फिर आता हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब आता हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का इन्वायरमेंट। तो ये कंपनी के बाहर के हिस्से को बताता है। तो ये फिर से 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को। पहला है माइक्रो इन्वायरमेंट और दूसरा आप जानते हैं मैक्रो इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे माइक्रो इन्वायरमेंट। तो माइक्रो इन्वायरमेंट को हम लोग टास्क इन्वायरमेंट या ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट भी कहते हैं।
तो माइक्रो इन्वायरमेंट जो होते हैं एक पर्टिकुलर बिजनेस में आती है, जैसे कि हमारा सप्लायर्स हो सकते हैं, मार्केट इंटरमीडियरीज हो सकता है और कंपिटिटर्स हो सकते हैं। तो देखिए सप्लायर्स क्या होता है। सप्लायर्स वो पर्सन है जो मतलब रॉ मटेरियल या कंपोनेंट बिजनेस को सप्लाई करता है, बिजनेस को देता है। और इंडिविजुअल, तो ये देने वाला सप्लाई सामान रॉ मटेरियल देने वाला कोई इंडिविजुअल, कोई एक पर्सन हो सकता है या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। तो सप्लायर कोई होलसेलर भी हो सकता है या फिर कोई रिटेलर भी हो सकता है। फिर एक कस्टमर, तो देखिए कस्टमर क्या है, मार्केट का क्या राजा है। किसी भी बिजनेस का सक्सेस डिपेंड करता है वहाँ के कस्टमर अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन से खुश हैं, उसके प्रोडक्ट से खुश हैं, उसके प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस करेगी। अगर उसके प्रोडक्ट को कस्टमर पसंद नहीं कर रहे हैं, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस नहीं कर सकती। तो ये चीज़ें कस्टमर कैसा आइडेंटिफाई करता है, कैसा पसंद करता है, उनकी ज़रूरत कैसा है, उनका टेस्ट कैसा उनको पसंद है, उनको किस तरह की लाइकिंग, मतलब उनको किस तरह की चीज़ें पसंद है, ये चीज़ें आ जाती है हमारा। ये भी एक एलिमेंट है कस्टमर का, ठीक है। फिर आता है हमारा मार्केट इंटरमीडियरीज, ये एक और एलिमेंट है माइक्रो इन्वायरमेंट का। तो देखिए हर बिजनेस इंटरप्राइज जो है उसको हेल्प करते हैं मार्केट के इंटरमीडियरीज मतलब क्या होते हैं, जो कस्टमर कंपनी से सामान कस्टमर तक पहुंचाने में मदद करते हैं, उन्हें हम कहते हैं मार्केट इंटरमीडियरीज। जैसे कि हमारा एजेंट हो सकता है, ब्रोकर हो सकता है, होलसेलर हो सकता है, रिटेलर हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, जो क्या करता है कंपनी को कस्टमर तक पहुंचने में मदद करता है। ये कंपनी और कस्टमर के बीच में लिंक के रूप में काम करता है। फिर आते हैं कंपटीटर। तो कंपटीटर किसे कहेंगे, जो क्या है एक पर्टिकुलर बिजनेस है, उसी के जैसा प्रोडक्ट बनाने वाला दूसरा बिजनेस को हम उस बिजनेस का क्या बोलेंगे, कंपटीटर बोलेंगे। जो सिमिलर या फिर क्लोज सब्सटीट्यूट्स या मिलता जुलता सब्सटीट्यूट बनाता है, यानी विकल्प बनाता है। जैसे कि मान लेते हैं आपको करेला का सब्जी पसंद है और पटल भी एक सब्जी है, और अगर आपको मान लेते हैं करेला का सब्जी आपका महंगा हो गया तो आप पटल का सब्जी भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही सब्जी है। तो एक दूसरे का वो क्या सब्सटीट्यूट है, मतलब एक चीज़ के बदले अगर कोई दूसरी चीज़ को यूज़ किया जा सकता है। जैसे कोयला का सब्सटीट्यूट क्या है, गैस। कोयला की जगह आप गैस को यूज़ कर सकते हैं। तो या फिर वो कोई क्लोज सब्सटीट्यूट बनाती है कोई भी कंपनी, तो वो भी कंपटीटर के रूप में उनको देखा जाता है। फिर आता है हमारा माइक्रो इन्वायरमेंट। तो माइक्रो इन्वायरमेंट जो है इसको हम लोग जनरल इन्वायरमेंट भी बोलते हैं, और ये ऐसा इन्वायरमेंट है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल नहीं होता। तो इसमें हमारा आ जाता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या है, तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में हमारा आ जाता है सारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या है, टोटल है, एग्रीगेट है, किसका, नेचर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम जो ऑफ द कंट्री। तो कंट्री के अंदर में जो भी इकोनॉमिक सिस्टम है उन सभी का एग्रीगेट को हम लोग क्या कह सकते हैं, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कह सकते हैं। इसमें बिजनेस साइकिल आ जाते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आ जाती है, इकोनॉमिक रिसोर्सेस आ जाती है। इकोनॉमिक पॉलिसी मतलब पैसे से जुड़ी हुई क्या पॉलिसी है, बिजनेस साइकिल मतलब कब बिजनेस में ज़्यादा बिक्री रहता है, कब कम बिक्री रहता है। इकोनॉमिक रिसोर्सेस पैसे से जुड़ी हुई संपत्ति, जैसे कि आपका पैसा खुद हो गया, कैश, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सभी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, और मतलब इनकम और वेल्थ किस तरीके से बांटा गया, मतलब किसी भी कंट्री के लोग में सब कोई बराबर हैं पैसा सबके पास, या कोई ज़्यादा गरीब है या कोई ज़्यादा अमीर है, तो पैसा और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हुआ है। इट इज़ वेरी डायनामिक, इट मेनली हैज़ 3 एलिमेंट। ये क्या है, बहुत ही डायनामिक है, मतलब समझना इसको बहुत ही मुश्किल है। इसमें 3 एलिमेंट होते हैं मुख्य रूप से। इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है, मतलब आर्थिक स्थिति कैसी है, ख़राब है कि अच्छी है। इकोनॉमिक पॉलिसीज़, गवर्नमेंट पैसे से जुड़ी हुई पॉलिसी कैसा बना रखी है, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रखी है कि कम रखी है। इकोनॉमिक सिस्टम, पैसे से जुड़ी हुई सिस्टम किस तरीके से काम करती है, जैसे कि बैंक हो गया या लोन वगैरह देने वाली दूसरी आपकी इंस्टीट्यूशंस हो गई, वो कैसे काम करती है। फिर आता है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट भी जो है आपका बहुत सारे बिजनेस को इफ़ेक्ट करती है। अगर मान लेते हैं किसी कंट्री का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या स्टेबल है, तो बिजनेस वहाँ पे तेज़ी से ग्रोथ करता है। अगर अनस्टेबल है, मतलब सरकारें बार बार चेंज हो रही है, तो इससे होता ये दिक्कत है कि मान लेते हैं किसी बिजनेस को कोई गवर्नमेंट प्रमोट कर रही थी और 5 साल के बाद वो गवर्नमेंट चली गई, नई गवर्नमेंट आई, तो उस बिजनेस को प्रमोट करना बंद कर दी, और फंड कुछ आधा ही रिलीज़ हुआ था, थोड़ा ही सपोर्ट की थी कि सरकार चली जाती है और दूसरी सरकार आती है तो उसका स्कीम अलग होता है, और वो इस तरह की बिजनेस को सपोर्ट नहीं कर रही होती, तो यहाँ पे दिक्कतें आती है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट अगर स्टेबल है
तो बिजनेस अच्छी तरीके से ग्रोथ कर पाता है। तो इसमें डिपेंड करता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसा है कंट्री में। अच्छा, कंट्री के दूसरे कंट्री के साथ रिलेशन कैसे हैं। अगर कोई भी कंट्री का रिलेशन दूसरे कंट्रियों के साथ अच्छा रहता है तो वो दूसरे कंट्री से आसानी से इंपोर्ट कर सकती है, सामान मंगवा सकती है और एक्सपोर्ट कर सकती है, मतलब सामानों को बेच सकती है। तो ये भी चीज़ें डिपेंड करती है, बिजनेस को आगे बढ़ने में मदद करती है। वेलफेयर एक्टिविटीज़ ऑफ गवर्नमेंट मतलब लोगों की भलाई के लिए किस तरीके से काम कर रही है। और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का रिलेशनशिप कैसा है। मान लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट कोई बिजनेस को प्रमोट करना चाहती है लेकिन स्टेट गवर्नमेंट उसको सपोर्ट नहीं कर रही है, तो स्टेट गवर्नमेंट उस बिजनेस को लगने के लिए जगह ही नहीं प्रोवाइड करेगी। जो इलेक्ट्रिसिटी वाटर फैसिलिटी है वो प्रोवाइड नहीं करेगी, सिक्योरिटी रोड का जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड नहीं करेगी। तो इससे क्या होगा कि वो बिजनेस वहाँ पे स्टेबल नहीं हो पाएगा। तो देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए कहीं पे भी बिजनेस को अच्छी तरीके से डेवलप करने के लिए। अप्रोच और पोजीशन पार्टीज टुवर्ड्स बिजनेस, और जो ऑपोजिशन पार्टी है उनका किस तरीके से बिजनेस के प्रति रुझान है। मान लेते हैं गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है लेकिन ऑपोजिशन पार्टी क्या है, उसको सपोर्ट नहीं कर रही है, तो वो क्या है, किसी भी तरीके से उस बिजनेस का क्या करेगी, अगेंस्ट में विरोध करेगी, जिससे क्या होगा, बिजनेस को आगे बढ़ने में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। फिर आता है हमारा सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट। तो सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट में क्या आता है, तो सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट है जो भी हमारा सोशल, सामाजिक, कल्चरल मतलब जो परंपरागत रूप से चलते आ रहे हैं वो सारे फैक्टर्स भी बिजनेस यूनिट को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कोई पूजा पर्व है, तो ये एक सोशल कल्चरल है, सामाजिक है और कल्चरल भी है। कल्चरल मतलब परंपरागत है, तो पूजा का सामान है तो वो पूजा के टाइम पे बिकेगा ही बिकेगा क्योंकि उनका ये कल्चर है, ठीक है ना, कल्चरल फैक्टर से जुड़ा हुआ है। तो ये चीज़ें भी डिपेंड करती है उस तरह की बिजनेस के ऊपर में। जैसे कि मान लेते हैं, और उसका कुछ एग्जांपल दिया है, पीपल का एटीट्यूड ऑफ पीपल टू वर्क, काम को लेके लोगों का रुझान कैसा है। अगर वो काम करने पसंद करते हैं तो ठीक है, नहीं करना चाहते हैं तो वो आलसी रहेंगे, काम करना नहीं चाहेंगे, खाली पैसा लेना चाहेंगे। फैमिली सिस्टम, लोग किस तरीके से रहते हैं, वो मतलब लोगों को काम करने के लिए, बाहर जाके काम करने के लिए, लड़कियों को काम करने के लिए प्रमोट करेंगे कि नहीं करेंगे, हेल्प करेंगे कि नहीं करेंगे। कास्ट सिस्टम, ऊंचा नीचा वाला भेदभाव नहीं आए, रिलीजन, धार्मिक भेदभाव नहीं आए, नहीं तो उसमें क्या होगा, खाली पॉलिटिक्स होगी, उनके बीच झगड़ा होगा, काम नहीं हो पाएगा। एजुकेशन फैसिलिटी तो आप जानती हैं, बिना एजुकेशन की काम होता ही नहीं है। मैरिज, शादी के बाद क्या स्थिति रहेगी, काम कर पाएंगे या वो छोड़कर चले जाएंगे। लैंग्वेज, उनकी भाषा, वो लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम कर पा रहे हैं कि नहीं, लेबर लोग। तो ये सारी बिजनेस एथिक्स, बिजनेस किस तरीके से काम कर रहा है, वो मतलब लोगों का रेस्पेक्ट किस तरीके से देता है लेबर वगैरह को, ये चीज़ें आ जाती है हमारा सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट में। फिर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट आता है हम लोग का नेचुरल इन्वायरमेंट। तो नेचुरल इन्वायरमेंट जो हमको नेचर से मिलता है, जैसे कि लोहा निकालने के लिए हमें चाहिए लोहा पत्थर, तो लोहा पत्थर हमें कहाँ से मिलेगा, नेचर से मिलेगा, इन्वायरमेंट से मिलेगा। तो ये हमारा जोग्राफिकल एंड इकोलॉजिकल फैक्टर, जोग्राफिकल फैक्टर और इकोलॉजिकल फैक्टर आ जाता है। जोग्राफिकल मतलब हर जगह पे तो लोहा पत्थर मिलेगा नहीं, ये डिपेंड करता है किस जगह में है, ठीक है ना। और वहाँ का इन्वायरमेंट, इकोलॉजिकल सिस्टम किस तरीके से है, हर जगह हर तरह का खेती नहीं किया जा सकता, जैसे चाय का बागान है, हर जगह नहीं लगाए जा सकते। वहाँ का वेदर, क्लाइमेट कंडीशन, वहाँ का मौसम कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, लोकेशन किस तरह का है, ये चीज़ें भी हमारे डिपेंड करती है उस तरह के बिजनेस के लिए। जैसे अगर लोहा या इस्पात से जुड़ा हुआ कारखाना है तो वो वहीं लग सकता है जहाँ पे लोहा पत्थर वगैरह मिलेगा, जैसे कि उड़ीसा हुआ, झारखंड हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ। अगर चाय का कारखाना है तो वो असम वगैरह में ही ज़्यादा अच्छे तरीके से लग सकता है क्योंकि वहाँ पे इन्वायरमेंट चाय का खेती करने के लिए फेवरेबल है। फिर आता है हमारा डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। तो डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट क्या होता है, ये हमारा यहाँ पे आ जाता है, हम लोग स्टडी करते हैं कि पॉपुलेशन कितना है, उसका साइज कैसा है, वो ग्रोथ किस तरीके से कर रही है, मतलब कितनी तेज़ी से बढ़ते हैं पॉपुलेशन, लोगों का इनकम कैसा है, एजुकेशन कैसा है, फैमिली का साइज कैसा है, मतलब छोटी फैमिली रहती है या बड़े फैमिली, जॉइंट फैमिली रहती है, फैमिली का स्ट्रक्चर। तो ये हमारा आ जाता है डेमोग्राफिक फैक्टर में। ये चीज़ें हमारा डिमांड और टेस्ट को प्रभावित करता है, लोगों की पसंद, फैशन को प्रभावित करता है, ठीक है। फिर आता है हमारा इंटरनेशनल इन्वायरमेंट। इंटरनेशनल इन्वायरमेंट क्या होता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बहुत सी तरह की बिजनेस के लिए। ये उस तरह की बिजनेस के लिए ज़्यादा खास करके इफेक्ट करता है जो बिजनेस हमारा खास करके इंपोर्ट्स या एक्सपोर्ट करती है।
मतलब अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए उनको रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता हो, या प्रोडक्ट बनाने के बाद वो अपने सामान को एक्सपोर्ट करती है, उस तरह की बिजनेस के लिए इंटरनेशनल इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ग्लोबलाइजेशन के बाद इंटरनेशनल ग्लोबलाइजेशन हुआ, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हुआ, WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हुआ, वर्ल्ड बैंक हुआ, कल्चरल एक्सचेंज हुआ, ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल इन्वायरमेंट के अंतर्गत आती है। तो थैंक यू। अगर